प्रेम शुक्ला जी, बेहद महत्वपूर्ण बात अजय जी ने जो कही है, वो अगर उसे हम मान लें और 405 सीटें भी उन्होंने गणित हिसाब लगा के बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा मान ले तो इंडिया का परसेंटेज तो फिर भी आपसे ऊपर हो जाएगा ना सर। तो कहीं अगर मान लीजिए वाकई एकता हो गई, राजीव रंजन जी, सुरेंद्र राजपूत जी और विभिन्न इनके इंडिया के घटक दल हैं, वो एक हो गए, शीट शेयरिंग पर भी बात बन गई, स्टार प्रचारक भी बन गए, 30 तारीख तक सीट शेयरिंग हो जाएगी, 31 जनवरी तक कैंपेन पूरा मिलजुल कर शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कोई मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? और क्या यही सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रेम जी, 50% वोट शेयर की बात कर दी है? क्योंकि क्या उन्हें एहसास होने लगा है मोदी जी को कि वोट शेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है? देखिए, पिछले चुनाव में भी आपको ध्यान होगा, 2019 के चुनाव में 225 ऐसी सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिला था और उन्होंने चुनाव जीता था। अब हम लक्ष्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 300 सीटों पर लक्ष्य स्थापित करे और 50% से अधिक वोट प्राप्त करे। यही बात जो है उत्तर प्रदेश के लिए और बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो मत प्रतिशत है 50% से ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो है सामर्थ्य हमारे कैडर के पास है, हमारे नेतृत्व के पास है, उसी आधार पर किया जा रहा है। एक मुद्दा उठाया था श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जी ने कि भारत में जो आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि भारत का जो है वो डेट जीडीपी रेशियो, डेट बहुत बढ़ रहा है, तो उसको भी आप जान लीजिए। पिछले वर्ष जो है डेट जीडीपी रेशियो में 89% था, इस बार वो घटकर 81% हो गया है। और इस बार अमेरिका का भी डेट जीडीपी रेशियो लगभग 82% है और चाइना का 279% जो है वो डेट जीडीपी रेशियो है। तो भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर, और उसने जो चेतावनी भी आईएमएफ ने दी है वो ये दी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरा परफॉर्म करे तब जाकर किसी प्रकार का डेट जीडीपी का कोई रेशियो को लेकर प्रॉब्लम होगी। जबकि वही आईएमएफ कह रहा है कि भारत अगले 5 वर्षों तक 6% के एवरेज ग्रोथ रेट से नीचे नहीं आएगा, उसका ग्रोथ रेट 6% होगा, जो दुनिया का सर्वोत्तम ग्रोथ रेट है, ये हर कोई जान रहा है। और उसका परिणाम है कि आज जो है हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम हैट्रिक मारेंगे तब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक मुद्दा इन्होंने बेरोजगारी पर उठाया, उस पर भी आपको आंकड़ा देता हूं। एनएसएसओ का आंकड़ा है कि 1991 में उदारवाद से बात से लेकर 2013-14 जो है आखिरी वर्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल का था, तब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुल रोजगारों का सृजन 6.1 करोड़ हुआ था। जबकि अभी ईपीएफओ का आंकड़ा जो एसबीआई ने बताया है उसके अनुसार जो है पिछले 3 वर्षों में 4.98 करोड़ लोग जो हैं वो ईपीएफओ में नए रजिस्टर हुए हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जब तक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा कंट्रीब्यूट तभी करेगा जब उसको किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखेगा, यानी सबसे जो है प्रामाणिक आंकड़े हैं। तो 5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार 3 वर्षों में प्राप्त होता है। हम मुद्रा लोन के तहत 41 करोड़ लोगों को हम मुद्रा लोन देते हैं, उसमें से 21% पहली बार जो उद्यमिता में आए हैं ऐसे लोगों को लोन देते हैं। हम सिर्फ 21% का ही रोजगार सृजन की बात मान लें तो 8 करोड़ होते हैं। हम दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरर में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्वाभाविक रोजगार का सृजन हुआ है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे क्रमांक पे आ गए हैं। स्वाभाविक रोजगार सृजन हुआ है। सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट 2014 तक जितने बने थे उसके 2 गुने से अधिक एयरपोर्ट्स भारत में बन गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार का सृजन भी हमने किया। तीसरी बात आती है महंगाई की, बार बार बात की जाती है। 2004 से 2014 के बीच जो है जब बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, जब फ्रेजाइल 5 जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशासन के कार्यकाल में, तो उस समय जो है एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट था वो 10% था। और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों में यहां का इन्फ्लेशन रेट एवरेज 5% है। तो 5 ज्यादा महंगा होता है कि 10 ज्यादा महंगा होता है, सहजता से कोई भी समझ सकता। और जिस तरह की जनकल्याणकारी नीतियां हुई है, 50 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराना, 13.5 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल से जल की योजना पहुंचाना,
11 करोड़ लोगों को जो है उज्ज्वला योजना का कवर देना, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त मकान, और जो है तमाम किसानों के प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, किसान सम्मान योजना के तहत उनके अकाउंट में पैसे देना। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य हुआ है। इसके कारण, और आप मुझे बता दीजिए कितने मकान जो है 60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने दे दिए, कितने लोगों को मुफ्त का राशन उपलब्ध करा दिया, कितने लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए। जरा कुछ आंकड़े इस तरह के अगर कांग्रेस के शासनकाल के भी हो तो वो सामने ला सकते हैं, और जनता तो जानती है ना कि उसका कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके लिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास, उसको भी विकास की दौड़ में ले जाने का प्रयास शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हुआ है नहीं, जनता तो जानती है। इसलिए जनता जो है जनादेश हमारे समर्थन में देती है। ये 3 राज्यों में अभी भी सिद्ध हुआ है। जो 2 राज्यों की पराजय की बात बार बार राजीव रंजन जी कर रहे थे, भाई तेलंगाना में हमारी 1 सीट थी, 8 सीट हो गई है। इसको अगर आप पराजय समझ रहे हैं तो भ्रम में जी है। मिजोरम में हमारी 1 सीट थी, 2 सीट हो गई है। ये दोनों राज्य हमारे पास थे नहीं। जिन राज्य पिछली बार 5 में से 5 और राज्य हारे थे, उसमें से 3 राज्य इस बार हम जीते हैं। तो साफ तौर पर जनता का, जनादेश का संकेत साफ है। फिर भी अगर कोई जो है दीवार पर लिखी इबारत नहीं पढ़ना चाहता तो मुबारक है उसको। तो इसको बिल्कुल प्रेम जी इसी तरह से लिया जाए। हिमाचल कांग्रेस जीती थी, तेलंगाना जीत लिया है, कर्नाटक पहले जीत चुकी है, तो वहां भी आप स्वीकार कीजिए कि हमारी पराजय हुई है। आगे आपसे इस बारे में बात करेंगे। सुरेंद्र जी, देखिए, हम जो बात हमने प्रेम जी से कही थी वही हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। भाई आपकी तो बड़ी अच्छी योजनाएं थी ना छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। 25 लाख रुपए का जीवन बीमा कौन देता है? 500 रुपए का सिलेंडर कौन देता है? आप तो दे रहे थे, लेकिन फिर भी विश्वास आप पर नहीं किया ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा वोट परसेंटेज को अलग कर दीजिए। प्रेम जी ने कहा कि इतनी सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, इतना हमारा परसेंटेज था। कोई मतलब नहीं है अगर आप जीते नहीं तो कोई मतलब आपका नहीं है ना सुरेंद्र जी। अगर आप जीते नहीं तो सर क्यों ऐसा होता है कि जनता के बीच आप नहीं बता पाते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और केंद्र सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है? विश्वास तो फिर से नरेंद्र मोदी पे ही जनता करती है, क्यों? वो कहते हैं ना सर कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। किसान की आय को दुगना करने की जगह किसान के कर्ज को और खर्च को 3 गुना करने वाले लोग आज की डेट में हमें बता रहे हैं। अच्छी बात है, बताएं, कुछ चुनाव ये जीते, कुछ चुनाव हम जीते। एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी को भी, अजय कुमार जी को, राजनीति जो है ना वो अंक गणित से नहीं चलती, राजनीति रसायन से चलती है। अगर अंक गणित से चल रही होती राजनीति तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, बगैर लड़े चुनाव जीत जाए। भाई आप एक चीज देखिए कि राजनीति के अंक गणित और रसायन शास्त्र का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का मैं दे देता हूं। घोसी में प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार केंद्र में है। घोसी का चुनाव हुआ, इन्होंने दारा सिंह को सपा से डिफेक्ट करा करके अपने यहां से चुनाव लड़ाया, और एक साधारण से कार्यकर्ता सुधाकर सिंह ने 40,000 से ऊपर की पटकनी दे दी, क्योंकि राजनीति रसायन शास्त्र का काम है। आप इस चीज को समझिए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश पिछली बार हम हारे थे, हम जीते थे, केंद्र हम हारे। राजस्थान की बात है, कई बार हमारी योजनाएं होती हैं, जनता को नहीं पसंद आई या जनता ने उस तरीके से रिस्पांस नहीं किया, चुनाव हार गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि केंद्र का चुनाव हम नहीं जीतेंगे। सच बात है, केंद्र का चुनाव मुद्दों पर होगा, केंद्र का चुनाव भरमाने वाली स्थिति पर नहीं होगा। आप आज की डेट में भरमाने की बात करते हैं, हर चीज पे भरमाने की बात करते हैं। भाई आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, 1760 करोड़ का बजट हमने 1952 में लिया था और 34 लाख करोड़ का आपको करके दिया। क्या ये आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा? IIM हमने बनाई, IIT हमने बनाई, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने किए, दुग्ध क्रांति हमने की, हरित क्रांति हमने की, बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने किया, जिन बैंकों को आप बेच रहे हो। 100 से ज्यादा PSU, 160 से ज्यादा PSU हमने बनाए, जिनको बेच बेच करके आप अपना खर्च और कर्ज चला रहे हो। आज की डेट में राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया, हमने कंप्यूटर क्रांति हमने दी, पंचायती राज की व्यवस्था हमने दी।
जिस आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, जिन योजनाओं की आप बात करते हैं, उन योजनाओं का आधार हमने रखा, सड़क का निर्माण हमने किया, रेल का निर्माण हमने किया। उन रेल के निर्माण और सड़क के निर्माण की नींव पर आप आए और आपने रंगा पोता और उसमें बिजली के बल्ब लगा दिए, तो आप कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान की तरक्की आपने कर दी। तो मेरे ख्याल से जनता हर चीज को देखेगी। जनता आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी देख रही है। जनता आप जिस तरीके से पैक करके मोदी जी का आप काम कर रहे हैं वो भी देख रही है। आने वाले समय में आप बेरोजगारी की बात करते हैं, पुराने ईपीएफओ, नए ईपीएफओ, अरे भाई आज की डेट में बताइए ना कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया में 143वें नंबर की क्यों है? आप अर्थव्यवस्था की तो बात करते जा रहे हैं, 143वें नंबर की पर कैपिटा इनकम है आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, उस पर आपका जवाब शून्य है। और अभी जो अजय कुमार जी कह रहे थे कि साहब हमें तो 1% चाहिए, हमें तो 2%, अरे भाई आप 100% ले लीजिए, हम कहां रोक रहे हैं? हम लोग के जवाब आज की डेट में पहले तो मुझे ये नहीं पता अजय कुमार जी चाचा वाले एलजेपी के हैं, चाचा वाले एलजेपी में है कि भतीजे वाली एलजेपी में है। जिस एलजेपी का ये नहीं पता व्यंग्य नहीं, वो बिहार में आकर के बात सुरेंद्र जी नहीं, कोई कटाक्ष या व्यंग्य नहीं, सिर्फ अपनी बात कीजिए। नहीं, तो हमने व्यंग्य में हमने कोई लोअर नहीं किया। नहीं, लोअर नहीं, क्यों? अपन देखिए ना, इतना बढ़िया मौका मिला आपको, चुनाव नेशनल टेलीविजन पर आपको मौका मिला, अपनी बात रखिए आप। जी जी, आने वाला चुनाव सईद भाई मोदी पर नहीं मुद्दों पर होगा, और मुद्दे 1000 हैं जनता के सामने। आप अगर कहते हो कि अग्निवीर की योजना अच्छी है तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। आप कहते हो बेरोजगारी नहीं है, आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। आप कहते हो महंगाई नहीं है, आप महंगाई के आंकड़े 2004 से 2014 के को गलत तरीके से उद्धृत करके आप देना चाहते हो, दो आप। जनता तो देख रही है ना कि 395 रुपए का सिलेंडर जो है आज 1200 रुपए में है। जनता तो देख रही है ना कि 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए में है। अब श्रीगंगानगर में पेट्रोल महंगा नहीं होगा प्रेम शुक्ला जी। अब आपने क्या नाम, अब तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता हो गया होगा ना, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार आ गई। सुरेंद्र जी, तो मैं आपसे दो चीजें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जनता के सामने बेरोजगारी भी मुद्दा है, अग्निवीर भी मुद्दा है, चीन की समस्या भी मुद्दा है, क्या नाम कश्मीर का आतंकवाद भी मुद्दा है, कश्मीर के पंडितों का विस्थापन भी मुद्दा है। सब चीजें जनता पूछेगी और विपक्ष एकजुट होकर के आपके ऊपर प्रहार करेगा और चुनाव नहीं जीतने देगा। राजीव रंजन जी, क्योंकि आप सुरेंद्र जी के साथी के तौर पर ही हैं यहां पर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो भी बातें सुरेंद्र जी यहां पर कह रहे हैं वो जनता को समझ में क्यों नहीं आती है, और क्या आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग मानते हैं? वहां जनता का, देश की जनता का, हम लोगों का माइंडसेट अलग होता है, मानते हैं आप? और कैसे साथ मिलकर लड़ेंगे? अभी तक तो कोई भी सहमति आप लोगों में नहीं बन पाई है। सर 2 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा क्योंकि समय कम है, अजय जी के पास भी जाना है। देखिए, हर चुनाव नया चुनाव होता है, मुद्दे अहम जरूर होंगे, और जब भी 2019 ठीक है विश्लेषण के लिए एक आपको दिशा मिलती है, लेकिन 19 के जो आंकड़े थे उसमें पुलवामा की सहानुभूति का बहुत बड़ा असर था, और हम उसको प्रतिशत में तो आंकना मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझता हूं एक बड़ी जीत दिलाने में पुलवामा की सहानुभूति लहर का बड़ा योगदान था। पुलवामा का सच अब लोग जानते हैं, और जमीनी सच्चाई क्या है। देखिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थित प्रबंधन और उनका एक सांगठनिक ढांचा है, लेकिन देश के अनेक राज्यों में उनके पास पर्याप्त आधार नहीं है और उनके साथी कमजोर हैं। जनता दल यूनाइटेड समेत इंडिया के पास अनुभवी नेताओं की एक लंबी पाथ है। अनेक कार्यकाल उन्होंने अपने अपने राज्य में पूरे किए हैं। अगर विपक्ष में है तो विपक्ष के बड़े कद्दावर नेता है। ठीक है, बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ। राजीव जी, और हमारे पास एक जो कुछ भी इनकी असफलताएं हैं, हम उनको बेहतर कैसे कर पाएंगे, जनता के पास एक वैकल्पिक स्वरूप भी लेकर के हम जाएंगे। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था के जो काले सच को और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल, इनको लेकर जब हम जाएंगे तो फर्क दिखेगा और उसका लाभ मिलेगा। ठीक है सर, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको पूरी बात नहीं करने दी, जल्दी रोक दिया, समय की कमी है। लेकिन यही बात है राजीव जी, जो आप कह रहे हैं ना कि जनता को समझाने ही वाली बात तो, और हम भी लगातार शुरू से यही बात कह रहे हैं, सुरेंद्र जी को भी बता रहे हैं कि जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं। अच्छा काम करके भी आप जनता को नहीं समझा पा रहे हो। जनता
बीजेपी पे, नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रही है। अजय जी कोई व्यंग नहीं, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं, आप बढ़िया व्यंग करते हैं। सीधी सीधी बात हम आपसे ये समझना चाहते हैं, समय कम है, क्या 14 और 19 की तरह सर अगला 24 का चुनाव भी आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ेंगे? मोदी मैजिक अभी भी चल रहा है, सुरेंद्र जी के अनुसार जो सूर्य अस्त हो रहा है मोदी का, वो नहीं है, अभी भी उदय ही हो रहा है और चमक रहा है, तेज हो रहा है, या आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? कैसे टक्कर देंगे? नहीं, हमारे नेता भी स्पष्ट हैं, हमारी नीति भी स्पष्ट है, और हमारा संगठन भी स्पष्ट है, और हमारा गठबंधन भी स्पष्ट है। ये जो आपने यहाँ सुना, हम करेंगे करेंगे, अरे चुनाव कल सर पे आ खड़ा हुआ है, अभी आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। और जो आपने बात कही, नहीं अपनी बात माना जी माना छीन गया अहले जवानी तो क्या गम है, छीन गया अहले जवानी तो क्या गम है। हम भी आज भी हम यादों पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इस यादों की नगरी से सुरेंद्र जी एक शेर के साथ ही खत्म करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप बात पूरी कीजिए जी। इस यादों की हुकूमत से बाहर आकर कि हमने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, हमने एम्स बनाया। लेकिन अजय जी आपको और प्रेम जी को भी तो बाहर आना चाहिए। नेहरू ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, उनकी विरासत ये है, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आप भी तो बताइए हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे? हमने बताया, हमने गिनवाया हम क्या कर रहे हैं, और हम लास्ट में हम तो अपना किया ही बता रहे हैं। कहा आप? अच्छा सर रोक रहा हूं सर अजय जी अगर आप आज्ञा दें तो बहुत शानदार शेर आपने सुनाया था। सुरेंद्र जी समाप्त कर दीजिए एक शेर के साथ, सिर्फ शेर, कोई बात नहीं दूसरी। सईद भाई कहते ना कि कुछ लोग तो, हाँ मैं सिर्फ शेर सुना रहा हूं, कहते हैं ना कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।